कभी सोचा है कि सदियों पुरानी कोई कला आज की नई पीढ़ी के साथ कैसे कदम मिला सकती है? आज हम चलेंगे फिरोजाबाद, भारत के उस शहर में जिसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। यहाँ कांच की चूड़ियाँ सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि ये पीढ़ियों की विरासत और कला की एक जिंदा कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे परंपरा और नवीनता का एक खूबसूरत संगम यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ हर एक चूड़ी सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये शहर की रूह है, उसकी संस्कृति है और कारीगरों के हुनर का प्रतीक है। हर चूड़ी अपने आप में एक कहानी कहती है और आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कांच की कला। फिरोजाबाद को दुनिया भर में जो पहचान मिली है वो इसी कला की वजह से है। ये एक ऐसी अनमोल विरासत है जिसे पीढ़ियों से संजोकर रखा गया है। देखते हैं कि ये बनती कैसे है और इसके पीछे हुनर क्या है। तो फिरोजाबाद, जिसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का एक मशहूर शहर है जो अपनी कांच की सुंदर चूड़ियों के लिए जाना जाता है। और इसी शहर में रहते थे रवि, एक ऐसे कुशल कारीगर जिनकी पूरी जिंदगी इस कला के ही इर्द गिर्द घूमती थी। एक पल के लिए उस माहौल के बारे में सोचिए। रवि की वर्कशॉप, जहां हर तरफ बस हलचल है, कांच के टकराने की वो मीठी सी खनक, कारीगरों की धीमी धीमी बातचीत। ये एक ऐसी जगह थी जहां कला को जिया जाता था और ये काम उनका पारिवारिक व्यवसाय था जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की, एक पीढ़ीगत कला। इन चमकती हुई चूड़ियों के पीछे छिपा है सालों का अनुभव और बेइंतहा धैर्य। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, बल्कि एक साधना है। तो ये बनती कैसे है? देखिए, इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले कांच को एक धधकती हुई भट्टी में पिघलाया जाता है। फिर कारीगर उस पिघले हुए कांच को बड़ी तेजी और कुशलता से चूड़ी का आकार देते हैं। एक पल की भी देरी हो जाए तो आकार बिगड़ सकता है। इसके बाद उसमें रंग और पारंपरिक डिजाइन डाले जाते हैं और आखिर में उसे धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो चटके नहीं। हर कदम पर परफेक्शन बहुत जरूरी है। रवि का परिवार जिस तरह की चूड़ियां बनाने के लिए जाना जाता था वो एकदम पारंपरिक थीं। सोच के देखिए, वो गहरे लाल और नीले रंग जो हमारी संस्कृति में कितने शुभ माने जाते हैं, और उन पर पारंपरिक डिजाइन उकेरे जाते थे। हर चूड़ी सुंदरता और टिकाऊपन का एक बेहतरीन नमूना होती थी। और फिर आता था साल का सबसे बड़ा त्योहार, दिवाली, रोशनी का त्योहार। ये वो वक्त होता था जब खुशियों के साथ साथ कांच की चूड़ियों की मांग भी आसमान छूने लगती थी। रवि की वर्कशॉप जैसे कारीगरों के लिए यह साल का सबसे व्यस्त और सबसे जरूरी समय होता था, जब बाजार की मांग पूरी करने के लिए दिन रात काम चलता था। लेकिन अब कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ आने वाला था। तीसरा भाग, परंपरा का नवीनता से मिलन। जब पुरानी पीढ़ी की कला का सामना नई पीढ़ी के ताजे विचारों से होता है तो क्या होता है? ये एक बहुत ही अहम पल था और इस मोड़ का नाम था रवि की बेटी अनन्या। पढ़ाई पूरी करके वो वापस आई और अपने पिता के काम में हाथ बटाना चाहती थी। लेकिन वो सिर्फ मदद करने नहीं आई थी, वो अपने साथ एक नई सोच, एक नया विजन लेकर आई थी। यहाँ 2 पीढ़ियों की सोच का एक टकराव नहीं, एक संवाद शुरू हुआ। एक तरफ रवि थे जो अपनी कला की मौलिकता को लेकर थोड़े चिंतित थे, वहीं दूसरी तरफ अनन्या थी जो उसमें नयापन लाने के लिए बहुत उत्सुक थी। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। एक अपनी विरासत को बचाना चाहता था तो दूसरी उसे आगे बढ़ाना चाहती थी। तो अनन्या के आइडियाज थे क्या? कुछ नया, कुछ फ्रेश। उसने सोचा, क्यों ना पारंपरिक डिजाइनों के साथ नाजुक फूलों वाले पैटर्न या फिर मॉडर्न ज्योमेट्रिक शेप्स मिलाए जाएं। ये सिर्फ बदलाव नहीं था, बल्कि ये पुराने और नए के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाने की कोशिश थी। शुरू में रवि थोड़ा हिचकिचाए, डर था कि कहीं उनकी सदियों पुरानी कला अपनी पहचान ना खो दे। लेकिन जब उन्होंने अनन्या के बनाए डिजाइनों को अपनी आंखों से देखा तो उन्हें भी उसमें एक नई खूबसूरती और संभावना नजर आई, और बस यहीं उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला कर लिया। और अपनी इस नई सोच को आजमाने के लिए दिवाली से बेहतर मौका और क्या हो सकता था? चौथा भाग, दिवाली पर एक नई शुरुआत। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इस बार रोशनी के त्योहार के लिए एक स्पेशल कलेक्शन लॉन्च करेंगे। ये एक बहुत बड़ा दांव था और इस दांव का नतीजा कमाल का रहा। ये नया कलेक्शन एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुआ। ग्राहकों को ये नए डिजाइन और अनोखे रंग इतने पसंद आए कि उनकी मेहनत सच में रंग लाई।
जरा उस दिवाली की रात को सोच कर देखिए। फिरोजाबाद की गलियां दियों से, लाइटों से जगमगा रही हैं और महिलाएं बड़े गर्व के साथ उनके नए कलेक्शन की चूड़ियां पहने हुए हैं। रवि और अनन्या के लिए ये क्या पल रहा होगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ रवि और अनन्या की सफलता पर खत्म नहीं होती। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा था। 5वां भाग, चूड़ी से आगे। चलिए देखते हैं कि एक छोटा सा आइडिया पूरे समुदाय पर कैसे असर डाल सकता है। ये चार्ट देखिए, कितनी अच्छी तरह से ये बात दिखा रहा है। जब चूड़ियों की मांग बढ़ी तो जाहिर है स्थानीय कारीगरों को ज्यादा काम मिला। लेकिन बात यही नहीं रुकी। उन चूड़ियों को पैक करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ी, उन्हें शहरों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी। मतलब एक आइडिया ने पूरी इकोनॉमी को रफ्तार दे दी। तो इस तरह अनन्या के नए आइडियाज और रवि के पारंपरिक हुनर के संगम ने न केवल उनकी कला को बचाया, बल्कि उसे और भी लोकप्रिय बना दिया। उनकी वर्कशॉप लगातार तरक्की करती रही और उनकी विरासत आगे बढ़ी। तो रवि और अनन्या की ये कहानी हम सबको एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर कैसे विरासत और नवीनता यानी हेरिटेज और इनोवेशन एक साथ चल सकते हैं? कैसे हम अपनी पारंपरिक कलाओं को आने वाले कल के लिए न सिर्फ जिंदा रखें, बल्कि उन्हें और भी बेहतर बनाएं? इस पर सोचना जरूरी है।